Hello students, welcome again to my channel and today we are just continuing our previous questions जो हमने previous questions किए थे काउंटिंग इक्वेशन के। तो हमने थोड़ा से जो उनका लेवल था वो थोड़ा सा कम लेवल था, थोड़े से इजी क्वेश्चन थे। आज हम थोड़े धीरे धीरे करके उसको टफेस्ट क्वेश्चंस को हम लेंगे। कल मैंने आपको नोट्स भी लिखवाए थे जब मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, और अब उस नोट्स को आप क्या करने वाले हैं, उसको आप एक अलग पेज पे नोट करने वाले हैं। तो क्या होगा, आपके चैप्टर जब फिनिश होगा तो अगर आप सिर्फ इन्हीं नोट्स को पढ़ जाएंगे तो आपका एक अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो कल जो हमने नोट्स बनाए थे फटाफट इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह का एक्सपेंस होगा, चाहे वो रेंट, कमीशन, वेजेस, सैलरी, किसी भी तरह का बिजनेस को एक्सपेंस करता है तो वो कैपिटल में से माइनस होगा। और किसी भी तरह की रेवेन्यू होगी या कोई प्रॉफिट होगा तो वो हमेशा क्या होगा, जैसे रेंट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, तो वो क्या होगा, कैपिटल में इंक्रीज होगा, मतलब कैपिटल में ऐड करेंगे हम उसको। ड्राइंग्स को हमेशा कैपिटल में से माइनस ही करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। और नेक्स्ट मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि किसी भी तरह का प्रॉफिट हो, जैसे हम गुड्स को सेल किया था, हमने कल वाला ट्रांजैक्शन किया था, तो उसमें किस हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने उसको कैपिटल में ऐड ज़रूर किया था, ये दिमाग में रखेंगे। और किसी भी तरह का लॉस होगा ऑन ट्रांजेक्शन वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा कैपिटल से। तो इतने मैंने आपको नोट्स कराए थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवा दिए थे, राइट। नेक्स्ट हम जो लेने वाले हैं एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन ही लेंगे, कल का रिवीजन वाला भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो टुडे आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 13 टू यू, राइट। 13 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो आप भी मेरे साथ क्या कीजिए, नोटबुक निकालिए और अब मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, इसका फॉर्मेट बनाएंगे। कल मैंने आपको फॉर्मेट बनाना सिखाया था, तो फॉर्मेट सबसे पहले मैं लिख देती हूँ चैप्टर का नाम, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, राइट। अब हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट बनाने में सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया था, दैट इज सीरियल नंबर। फर्स्ट था सीरियल नंबर, सेकंड क्या था, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। थर्ड हमने क्या लिखा था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। तो सीरियल नंबर कोई नीड नहीं है, आप क्या करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे। मैं बार बार आपको इस चीज़ के बारे में बोलती हूँ, यू हैव टू यूज़ स्केल। मैं इसको रफली कर देती हूँ। तो कल हमने इसका फॉर्मेट बनाना सीख लिया था, मैंने इसे ऐसा ही फॉर्मेट बना दिया है, राइट। अब देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मेरी क्या कहती है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज सेइंग, मैं यहाँ पर लिख के रहूँगी तो आपको ट्रांजैक्शन पता भी चलती रहेगी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेज राज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ ताकि जिसके पास बुक नहीं है तो उनको भी चीज़ें पता चल जाए। राज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कल हम कर चुके हैं 2 बार ये ट्रांजैक्शन। उसने गुड्स के कुछ कैश के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया 70,000 रुपीज़। तो कैश आया था और सेकंड आपको याद है हमने क्या किया था, कैपिटल में लिखा था इसको, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने 70,000 लिख दिया, राइट। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो सेकंड ट्रांजैक्शन होगी, मैंने आपको कहा था 2 ट्रांजैक्शन के बाद ही न्यू इक्वेशन स्टार्ट होती है। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। और कितने की गुड्स खरीदी है, 14,000 रुपीज़ की। तो परचेज़ किया है तो आपके पास क्या आया, स्टॉक आया। कितने का आया, 14,000 का। तो मैंने सेकंड ट्रांजैक्शन के आगे लिखा कि 14,000 का स्टॉक आया। लेकिन उसने परचेज़ किया है क्रेडिट पे। कल मैंने आपको चीज़ कराया था, क्रेडिट परचेज होगा तो हमेशा क्या बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। तो क्योंकि उधार पर खरीदा है तो हम यहाँ पे क्रेडिटर लिख देंगे। तो लायबिलिटी में मेरे क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। कितने के बढ़ेंगे, 14,000 के, राइट। अब हम एक न्यू इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। माय न्यू इक्वेशन, 70,000 कैश में कोई चेंज नहीं आया, 70,000 प्लस 14,000 हमारा स्टॉक हो गया, देन इक्वल टू 14,000 माई क्रेडिटर एंड प्लस 70,000 my capital. Next third transaction is withdrew for private use, that is 1,700 rupees. Withdrew for private use. और मैंने आपको कराया था प्राइवेट यूज़ का मतलब क्या हो गया, ड्राइंग्स। और अभी मैंने आपको नोट्स में क्या कराया कि ड्राइंग्स में हमेशा क्या होती हैं, माइनस होती है। किस में से, कैपिटल में से क्या होंगी, माइनस होती हैं। तो 1,700 माइनस होगा कैपिटल में से, ठीक है, ये तो हमें पता है। और हमने क्योंकि पैसे निकाले हैं, हमने ड्राइंग्स में पैसे निकाले हैं 1,700 रुपीज़, तो 1,700 रुपये मेरा यहाँ पर भी माइनस होगा। कैश में से भी क्या होगा, माइनस होगा। तो अब मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी,
1700 यहाँ से माइनस होगा, और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से भी माइनस होती है, तो 1700 मैंने यहाँ से माइनस कर लिया। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मैंने इसको डैश लगा दिया। तो 0 0 68300 एंड प्लस 14,000, दैट इज़ 14,000, और यहाँ पे भी इतना ही माइनस किया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 68300। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू माई फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन सेज गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 10,000 रुपीज़। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 10,000, तो क्या गया आपका, कैश चला गया और गुड्स आ गई, क्योंकि गुड्स परचेज की हैं, तो मैं गुड्स के नीचे लिख दूँगी स्टॉक के नीचे 10,000, लेकिन मेरा कैश चला गया 10,000 क्योंकि आपने कैश में परचेज किया है, बाकी चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माय न्यू इक्वेशन विल बी, ठीक है, कैश चला गया तो 58,300 प्लस यहाँ पर 10,000 का मेरे पास स्टॉक आया था, तो यहाँ पे 24,000 का हो गया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 14,000 एंड दैट इज 68,300। नेक्स्ट माय फिफ्थ ट्रांजेक्शन सेज, फिफ्थ ट्रांजेक्शन पेड वेजेस 300। अभी हमने नोट में किया है आपको कि किसी भी तरह का एक्सपेंसेस होगा वो आपके कैपिटल को कम करेगा, वेजेस भी हमारा एक्सपेंस है, तो 300 वेजेस पे किया है तो कैश भी तो जाएगा आपका, क्योंकि कैश में ही पेमेंट होता है, और उतना ही आप क्या करेंगे, कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो मैंने डैश लगा दिया, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, देन माई न्यू इक्वेशन विल बी 58, क्योंकि माइनस किया, 58,000 plus 24,000 equal to 14,000 and that will be 68,000. Right, come to my sixth transaction. Sixth transaction says paid to creditors, that is 10,000 rupees. creditors को पेमेंट किया है 10,000। अब देखो, पेड टू क्रेडिटर्स, अगर मैं अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रही हूँ तो 10,000 रुपीज़ मेरे पास से चले जाएंगे, कैश चला जाएगा, क्योंकि 10,000 पेमेंट किया, और उतने ही मेरे क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। ये क्रेडिटर्स हैं मेरे, तो उतने ही मेरे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। अभी मुझे उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मैंने इनको पेमेंट कर दिया है, बाकी पे मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मेरा न्यू इक्वेशन जो आएगा दैट इज़ 48,000, क्योंकि कैश चला गया, प्लस 24,000 इक्वल टू 4,000, क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो गए, प्लस 68,000। माई सेवेंथ इक्वेशन सेज दैट सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 15,000 रुपीज़ के क्रेडिट पे हमने क्या किया, गुड्स सेल की है। तो अब मैंने आपको बताया था क्रेडिट पे सेल की है, जब भी क्रेडिट सेल होगा तो हमारे डेटर्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स एसेट्स होते हैं, तो हमने कितने का सेल किया है, दैट इज़ ऑफ 15,000, तो 15,000 के मेरे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। और लेकिन 15,000 की सेल भी हुई, तो इसका मतलब स्टॉक आपके पास से 15,000 का क्या हुआ, चला गया है। ठीक है, तो ये 15,000 का स्टॉक आपके पास से चला जाएगा। यहाँ कुछ कैश तो आया नहीं, तो कैश में कोई चेंजेस नहीं है, ना यहाँ चेंजेस हैं ना यहाँ चेंजेस हैं। तो मेरी न्यू इक्वेशन जो होने वाली है दैट इज़ 24,000 माइनस 15,000, दैट इज़ 9,000 प्लस 9,000 प्लस 15,000, 4,000 प्लस 68,000, राइट। My next transaction says a transaction sold goods for cash 4,000। ठीक है, अब इसको ध्यान से करेंगे, वैसे हमने ये कल कर चुके हैं, ये सिर्फ आपके लिए रिवीजन के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, जो उसने गुड्स सेल किया 4,000 की सेल किया, जिसका सीपी कॉस्ट प्राइस, मैं इसको लिख रही हूँ कॉस्ट प्राइस 3,000। आप देखो कल हमने सेम ट्रांजेक्शन की थी, इसके 3 इफेक्ट्स आए थे। 3,000 की गुड्स मैंने 4,000 में बेची है, ठीक है, और वो भी कैश में, तो जितने की मैंने बेची होगी उतना कैश तो मुझे मिल गया। ठीक है, और मेरी कितने की गुड्स चली गई मेरे पास से, 3,000 की गुड्स चली गई, तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि उतना कैश मेरे पास आ गया सेल करने पर। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और एक चीज़ मैंने आपको 3 बताया था ना, इसके 3 इफेक्ट पड़ते हैं। तो जो भी कोई प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैंने 3,000 की गुड 4,000 में बेची, इससे मुझे 1,000 का फ़ायदा हुआ, तो अगर मैं कोई भी प्रॉफिट होता है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, कैपिटल में ऐड करूँगी। तो ये चीज़ मैं क्या करूँगी, कैपिटल में 1,000 रुपीज़ ऐड करूँगी। ध्यान रखना 1,000, क्योंकि मुझे प्रॉफिट जो 1,000 का हुआ है।
After that my new equation will be 48 plus 4 52,000. 9 minus 3 that is 6,000 plus 15,000 4,000 and 68,000 plus 1,000 that is 69,000, right? And my last equation is purchased furniture for कितने रुपये का फर्नीचर हमने किया 500 रुपीज़ का। अब हमने फर्नीचर ख़रीदा है तो फर्नीचर हमारे पास आया लेकिन हमारे पास से कैश चला गया, तो मैं यहाँ पर 500 माइनस कर दूँगी, लेकिन मेरे पास एक और एसेट इंक्रीज़ होगी दैट इज़ माय फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर इंक्रीज़ हो गया, वो कितने का था 500 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्लस 500 करूँगी। ठीक है, इक्वल टू यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, तो मेरी न्यू इक्वेशन विल बी 52,000 तो 51,500 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 500 इक्वल टू 4,000 प्लस 69,000। अब क्या करूँगी, ये क्वेश्चन मेरा यहीं पर ओवर हो गया है। अब अगर आप चाहें तो इसके टोटल चेक कर सकते हैं। टोटल क्या होना चाहिए, दोनों का इक्वल होना चाहिए। इफ़ टोटल इक्वल है तो इसका मतलब आपने जो भी क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो ये मैंने जो क्वेश्चन लिया था, मेरी बुक में 13 क्वेश्चन था और आपकी बुक में भी ये 13 ही होगा जब आप बुक परचेज़ करेंगे इसको। ठीक है ना, TS ग्रेवाल की बुक है। तो हमने ये चीज़ सीखी। अब मैं आपको आज एक नई चीज़ भी सिखाने वाली हूँ। ठीक है, नई चीज़ दैट इज़ बैलेंस शीट। अगर सपोज यही चीज़ हमें कहा जाता है कि आप इसको एज अ बैलेंस शीट में भी इसको लिखिए, क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको लिखा है कि बैलेंस शीट में लिखिए, आई हैव टू चेक कि लिखा है या नहीं लिखा है, तो हम उसी में ही बैलेंस शीट में लिखेंगे। ठीक है, इसमें नहीं लिखा तो अभी बैलेंस शीट में नहीं सिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमने 13 क्वेश्चन किया, दैट वाज वेरी सिंपल। वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड थी, जो भी आपको आपने कल किए थे। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने इसको कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक दैट इज़, थोड़ा बहुत हम समझेंगे और उसके बाद ही मैं लूँगी। नोट्स वाला अपना पेज निकालिए और एक चीज़ नोट कीजिए, दैट इज़ नंबर 4। ठीक है, नोट्स में मैं नेक्स्ट आपको जो समझाने वाली हूँ दैट इज़ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्चुअली में डेप्रिसिएशन इज़ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होता है, जैसे मान लो हमने कोई भी एसेट्स खरीदी, ध्यान रखो डेप्रिसिएशन सिर्फ उन्हीं एसेट्स पे लगता है जो कि हम 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे कि 1 साल से ज़्यादा कैसे यूज़ करते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, आप 1 साल से ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं तो डेप्रिसिएशन सिर्फ उन्हीं एसेट्स पे लगता है जो कि आप 1 साल से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं, राइट। और अगर आप 1 साल से कम यूज़ करें, सपोज जैसे कि स्टॉक है, डेटर्स है, ये 1 साल से कम के लिए यूज़ होता है, तो ये इन पे कोई भी स्टॉक पे कोई भी आपका डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो डेप्रिसिएशन उन्हीं चीज़ों पे लगता है जो कि हम बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करने वाले हैं, जिन एसेट्स को हम बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करने वाले हैं, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, प्रीमिसेस, इन सब पे लगता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्चुअली में है क्या, देखो अगर मान लो सपोज एक सिंपल सी बात है, आपने एक स्कूटर भी खरीदा, आपके पास एक स्कूटर है, तो स्कूटर की वैल्यू जैसे ही वहाँ शोरूम से निकलता है आपका स्कूटर, और आप नेक्स्ट डे भी अगर आप किसी को बेचने जाएंगे तो आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितने का आपने उसे खरीदा था। ऐसे ही कोई भी मशीनरी, कोई भी प्लान, कोई भी फर्नीचर, कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आप एक बार आप यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आनी शुरू हो जाती है। सपोज़ मैंने कोई भी एक रफ कॉपी पे करते हैं, कोई भी चीज़ है, मैंने 20,000 की मशीनरी खरीदी, तो अगर मैं कहूँगी 10 ईयर के बाद भी उसकी वैल्यू 20,000 रहेगी तो मैं आपको बिल्कुल गलत कहूँगी, क्योंकि 10 ईयर बाद तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि मैं उसको बार बार यूज़ कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो उसमें क्या रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ उसमें घिसावट होगी। अगर मैं प्रॉपर वर्ड इन हिंदी यूज़ करूँ दैट इज़ घिसावट, जैसे हम कोई किसी चीज़ को यूज़ करते रहते हैं तो वो चीज़ घिसती रहती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू में कमी होती रहती है क्योंकि मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए उसकी वैल्यू में जो कमी होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक्चुअली फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। जिस एसेट पे ये लगेगा वो उसकी वैल्यू को ये कम कर देगा। जैसे मैंने ये बोला कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 2,000 रुपीज़, तो और मशीनरी मेरी आज 20,000 की है और 2,000 डेप्रिसिएट हो गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू में 2,000 की कमी आ गई और अब मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई, 18,000 रुपीज़ हो गई। तो डेप्रिसिएशन ज़रूरी नहीं है कि यूज़ करने पर ही लगता है, डेप्रिसिएशन
अगर आप अपने गुड्स को अपने पास भी रखते हैं, टाइम जैसे बीतता रहता है तो भी वो डेप्रिसिएट होती रहती हैं। तो एक बड़ा टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, ये हम इसको अच्छी तरह से करेंगे। बट अभी आप सिर्फ इतना समझिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, राइट। तो अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। अब इस डेप्रिसिएशन को करते हैं, इसका क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू में कमी रहता है तो डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, डेप्रिसिएशन की जो भी वैल्यू है इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंसर्न्ड एसेट, कंसर्न एसेट में से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और दूसरा, क्योंकि ये कैपिटल का भी लॉस होता है तो इसलिए मैं इसको कैपिटल में से भी क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। तो इसके दोनों मैंने आपको इफेक्ट बता दिए। सबसे पहले कंसर्न एसेट में से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया मशीनरी में से मैंने आपको 2000 लेस करके दिखाया। और सेकेंडली इसको कैपिटल में से लेस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या है, एक तरह का लॉस है। जो मेरी 20,000 की एसेट थी आज वो 18,000 की हो गई है। तो क्योंकि, और मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह का लॉस होगा वो हमेशा क्या होगा, क्या करेंगे हम उसको कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो किसी भी तरह का लॉस होगा वो कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट होगा, ये चीज़ मैंने आपको कराई थी, ठीक है। तो इसीलिए हम ये दो चीज़ें उसकी करते हैं। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए ये। तो माय क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, आई हैव टू टेक क्वेश्चन नंबर चेक जिसमें डेप्रिसिएशन दिया हो। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 let's have to check which question is the appreciation जिसमें हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्रिएटर्स कैसे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में डेप्रिसिएशन की दे रखा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जल्दी जल्दी मुझे बताइए। हम कर चुके हैं कैश में इंक्रीज होगा और कैपिटल में इंक्रीज होगा, राइट, कर चुके हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, तो 18,000 हमने क्रेडिट परचेज किया है तो स्टॉक में इंक्रीज होगा। और साथ में आपके, क्योंकि क्रेडिट परचेज में हमेशा क्या बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स, ये चीज़ मैंने आपको करवाया है, बार बार इसको दिमाग में रखेंगे। तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। चलिए मैं करा ही देती हूँ क्योंकि इसमें थर्ड पॉइंट में मुझे कुछ नया सा लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव नोटबुक तो आप भी स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 9। सेम मैं काउंटिंग equation, that is my serial number, transaction serial number, क्वेश्चन 9 था ये मेरे में, आपकी बुक में भी यही होगा। देन ट्रांजैक्शन, इसमें ट्रांजैक्शन क्या कर सकती हूँ, सिर्फ इसका फर्स्ट और लास्ट वर्ड भी लिख सकती हूँ। बट प्रॉब्लम इज दैट कि कई बच्चों के पास बुक नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, ट्रांजैक्शन पूरी तरह से लिख देती हूँ ताकि जिनके पास बुक नहीं है वो भी इस चीज़ को समझ सके, ठीक है। तो सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, यहाँ पे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और उसके बाद मैं क्या कर दूँगी, इसको कम कर दूँगी, राइट। अब माई फर्स्ट ट्रांजेक्शन सेज, मैं यहाँ लिख रही हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000 रुपीज़। वी ऑल नो दैट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश दैट इज 70,000 रुपीज़, ठीक है। हमें पता है, हम सबको ये बार बार करने से लर्न हो गया कि 70 हम क्या करते हैं, कैश इंक्रीज होती है, दूसरा हमारा कैपिटल इंक्रीज होती है। ये बार बार हम इस स्टेप को कर रहे हैं। देन कम टू सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप सेज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज़ 18,000, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, हमने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की, दैट इज ऑफ 15,000 रुपीज़, सॉरी 18,000 रुपीज़। तो 18,000 रुपीज़ की हमने क्रेडिट परचेज की, सॉरी, क्योंकि मैंने उधार में चीज़ें खरीदी हैं। क्रेडिट परचेज में हमेशा हमारे क्या बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, और क्रेडिटर्स मेरी क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। और क्योंकि स्टॉक खरीदा है तो स्टॉक हमारे पास आया होगा, गुड्स मैंने आपको समझाया था स्टॉक ही होता है। तो हमने क्रेडिट परचेज किया है 18,000 का। कैश में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि कोई कैश हमने नहीं दिया है। क्रेडिटर में 18,000 इंक्रीज हुआ और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। अब उसके बाद सेकंड के बाद हमारी न्यू इक्वेशन स्टार्ट हो जाती है। तो माई कैश इज 70,000 प्लस 18,000 ऑफ माई स्टॉक, 18,000 ऑफ माई क्रेडिटर्स एंड प्लस 70,000 ऑफ माई कैपिटल। माई थर्ड ट्रांजेक्शन सेज पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट।
थर्ड सेज पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। आप इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं क्यों लिख रही हूँ ताकि आपको पता ही है कि जिनके पास बुक नहीं है, इन फुल सेटलमेंट, उसने क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में पेमेंट की 17,500। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये चीज़ हमारे में नहीं आई है। अब उसने कहा कि क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दिया। फुल सेटलमेंट मीन्स होता है कि हमने उसको देने कितने थे 18,000 रुपीज़, लेकिन 17,500 दिया और फुल सेटलमेंट कर ली। मतलब अब हमें और उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। हमने क्रेडिटर्स को 18,000 देने थे, 17,500 में फुल सेटलमेंट हो गई, मतलब कि क्रेडिटर्स हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए, अब उनको और पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये कहना चाहता है। तो इसे 17,500 पेमेंट किया हमने, क्योंकि 17,500 पेमेंट किया तो मेरे कैश में से कितना गया 17,500, और मेरे क्रेडिटर्स कितने के खत्म हो गए, क्योंकि मैंने तो फुल सेटलमेंट कर लिया। अब मुझे 18,000 रुपीज़ देने की जरूरत ही नहीं है, मेरे क्रेडिटर पूरे के पूरे खत्म हो चुके हैं। अब इसमें मुझे कितने का फ़ायदा हुआ, जहाँ मुझे 18,000 देने थे वहाँ मुझे 500 रुपये कम देने पड़े, तो मुझे 500 रुपये का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, जो भी मेरा कोई फ़ायदा होगा तो उसको मैं क्या करूँगी, कैपिटल में ऐड करते हैं, तो यहाँ पर मैं 500 कैपिटल में ऐड करूँगी। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ सोचो, अगर ये सारी ट्रांजैक्शन इक्वल टू चल रही है, यहाँ पर मैं 17,500 माइनस कर रही हूँ और यहाँ पर 18,000 में माइनस कर रही हूँ, तो क्या मेरा जो न्यू इक्वेशन है क्या इक्वल आएगा, नहीं आएगा। यहीं से भी मुझे पता चल जाता है कि मुझे यहाँ पे थर्ड चीज़ लेने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर मैंने कितना माइनस किया, 17,500 ही माइनस किया ना इस RHS में राइट हैंड साइड पे, और इसमें भी 17,500 माइनस किया ना, तो इससे भी मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे एक और भी इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो बार बार करेंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। देन द न्यू इक्वेशन, जो न्यू इक्वेशन होगी वो मेरी क्या होगी, दैट इज देख लेते हैं। न्यू इक्वेशन 005 52,500 प्लस 18,000, ज़ीरो हो गया, ये बिल्कुल कुछ नहीं, पूरा बैलेंस खत्म था, और यहाँ पर मेरा 70,500, राइट। तो ये हमने नई चीज़ सीखी आज। नंबर 4 ट्रांजेक्शन देखेंगे। नंबर 4 ट्रांजेक्शन सेज परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। तो परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000, 20,000 की कैश में खरीदी है, तो नेचुरली 20,000 मेरे पास से कैश गया, लेकिन मेरे पास क्या आ गई, मशीनरी आ गई, मशीनरी आ गई और कैश चला गया। तो 20,000 मैंने यहाँ पर मशीनरी का लिख दिया, बाकी चीज़ों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। इक्वल टू अनइक्वल टू, हम जो मेरी न्यू इक्वेशन होगी दैट इज़ 52,500 में से 20,000 कैश गया, दैट इज़ 32500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इक्वल टू क्रेडिटर्स आर नथिंग देन 70,500, राइट। माय नेक्स्ट, अब हमारी जो ट्रांजैक्शन आई है दैट इज़ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹2,000। ठीक है, ये चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहती थी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दैट इज़ ऑफ 2,000, राइट, मशीनरी दैट इज़ ऑफ 2,000 रुपीज़। तो मैंने आपको कहा था इसके दो होंगे इफेक्ट, एक तो कंसर्न्ड एसेट में ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू को क्या करेगा, कम कर देगा। कैश तो मेरे पास से गया ही नहीं, मेरी सिर्फ एसेट की वैल्यू में क्या हुआ है, फॉल हुआ है, कम हो गई मेरी एसेट। तो कौन सी एसेट कम हुई, ये वाली 2,000, तो इसको मैं क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी। अब मेरे पास कितने की मशीनरी रह गई, 18,000 की, क्योंकि उसके में कमी आ गई उसकी वैल्यू में, राइट। और दूसरा मैंने आपको क्या कहा था, किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन होगा वो एक तरह से मेरी लॉस होता है, तो इसलिए मैं इसको कैपिटल में से भी क्या करूँगी, लेस करूँगी। तो मैं यहाँ पे भी इसको क्या करने वाली हूँ, लेस करने वाली हूँ 2,000 को, राइट। अब मेरे न्यू इक्वेशन जो होगी दैट इज़ 32,500 प्लस 18,000, मशीनरी मेरे पास 18,000 की रह गई है, और यहाँ पर 68,500 रुपीज़ की मेरी क्या है, कैपिटल रह गया, एंड दैट क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें नहीं सीखी, एक तो डेप्रिसिएशन मशीनरी सीखी, और दूसरा हमने जब क्रेडिटर फुल सेटलमेंट ये वर्ड यूज़ कर देता ना, अगर ये फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ नहीं करता तो मैं फिर 17,500 ही माइनस करती और 500 रुपये क्रेडिटर का बकाया ही रहता। लेकिन अब उसने कहा कि फुल सेटलमेंट हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है काम, तो ठीक है, फिर 18,000 का मैंने क्रेडिटर्स को कम कर दिया। और तीसरा इफेक्ट ये पड़ा कि ये प्रॉफिट जो था वो मेरे कैपिटल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, राइट। तो ये दो चीज़ें आज हमने नहीं सीखी, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, राइट। इसमें क्या डिफरेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, दिमाग लगाने वाली बात है, थोड़ा सा उस चीज़ को हम थोड़ा टफ बना रहे हैं क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन नंबर 7 से सबसे पहले इसके फटाफट बना लेते हैं।
counting equation, that is serial number. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्यों डिफरेंट है, अभी हम इसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो सिंपल चीज़ें हैं वो मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब तो ये आपको चीज़ क्रैम हो गई होगी कि मुझे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में क्या करना है, राइट। तो कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल इंक्रीज होती है, कैश 1 लाख। वन थिंग टू रिमेंबर ऑलवेज, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, अकाउंट्स में कुछ नहीं चाहिए, अकाउंट्स में सबको सब कुछ आता होता है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते तो उनके लिए अकाउंट्स बहुत टफ है। अब जब बच्चा बार बार प्रैक्टिस करेगा इन सम की, एक रफ कॉपी लेके बैठेगा और बार बार इनकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके माइंड में ये चीज़ें क्रैम हो जाती हैं कि यस मुझे ये चीज़ करनी है। और अगर आप इसकी जितनी कम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अकाउंट्स में क्या होंगे, वीक होंगे, राइट। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अब ये चीज़ हमें लर्न भी हो चुकी है कि हम इसमें क्या करते थे। हम 1 लाख रुपए है जो मेरी कैश को इंक्रीज करेगा और मेरी कैपिटल को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। फिर सेकेंड इक्वेशन करेंगे। सेकेंड इक्वेशन से परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। अब इसको ध्यान से समझना, थोड़ी सी चीज़ टिपिकल होती है तो मैं उसको ले लेती हूँ। परचेज गुड्स, ठीक है, कैश था ₹20,000 और उसने क्रेडिट पे भी परचेज किया, दैट इज़ 30,000। क्रेडिट पे उसने 30,000। आपको अपने ट्रांजेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने बिल्कुल पूरा कॉपी कर लिया सेम जो बुक में लिखा था, ठीक है ना। अब देखो इसको ध्यान से समझो, इसका क्या इफेक्ट होगा। उसने गुड्स खरीदी हैं, अच्छा गुड्स कितने की खरीदी हैं, अभी मैं देखो कैश पे या क्रेडिट पे, टोटल उसने गुड्स कितने की खरीद ली है। जो स्टॉक आया वो हमारे पास 30 + 20 50,000 का स्टॉक आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँ कि स्टॉक टोटल जो आया मेरे पास वो कितने का आ गया, 50,000 का स्टॉक आ चुका है। लेकिन इसमें से 20,000 तो मैंने पैसे दे के खरीदी हैं, कैश में खरीदी हैं। इसका मतलब 20,000 तो मेरे में से कैश में से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। क्योंकि 20,000 तो मैंने कैश देके खरीदी है और बाकी मैंने जो खरीदी है क्रेडिट पे खरीदी है 30,000। मैंने आपको बता रखा है क्रेडिट परचेज ऑलवेज इंक्रीजेज द क्रेडिटर। क्रेडिट परचेज होगा तो क्रेडिट होगा इंक्रीज, और क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी होते हैं, तो यहाँ पर मेरे क्रेडिटर हो जाएंगे दैट इज 30,000 क्रेडिटर्स, और मेरे जो क्रेडिटर्स होंगे 30,000 के हो जाएंगे, राइट। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं देखूँ भी, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 50 - 20, इसका मतलब 30,000 प्लस किया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी मैंने क्या किया, 30,000 तो प्लस किया। इसका मतलब मेरी इक्वेशन क्या चल रही है, बिल्कुल सेम चल रही है, ठीक है। चलिए अब न्यू इक्वेशन करते हैं। माई न्यू इक्वेशन विल बी 80,000 + 50,000 equal to 30,000 + 1 lakh, राइट। माई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ये आप अच्छे से समझेंगे, लास्ट ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्ड गुड्स। अब इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पूरी ट्रांजेक्शन को ताकि आप समझ सके। वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट costing rupees, sold goods for cash costing 20,000 and on credit costing rupees 15,000, both at a profit of 20%। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। थर्ड ट्रांजैक्शन है, मैंने यहाँ पे सिर्फ सोल्ड गुड्स से लिख दिया, ठीक है। अब देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसने जो कैश में बेची उसकी कॉस्ट थी 20,000 और जो उसने उधार पर बेची उसकी कॉस्ट थी 15,000। कॉस्ट कितनी थी जो हमने बेची, एक तो कैश पे बेची है और आपने क्रेडिट पे बेची है, ठीक है। एक 20,000 की कॉस्ट थी और इसकी थी 15,000 की कॉस्ट थी। तो इसका मतलब स्टॉक में से तो हमेशा किस पे जाता है, कॉस्ट प्राइस पे ही माइनस होता है। तो स्टॉक में से मेरे को कितना माइनस करना है, मेरे पास से कितनी गुड्स चली गई, मेरे पास 20 + 15 दैट इज 35,000 का मेरे पास से क्या चला गया, 35,000 के पास में मेरे पास से क्या चला गया, दैट इज गुड्स। सोल्ड गुड्स फॉर 20,000
एंड आई हैव टू 10,000 है यहाँ पर, सॉरी 10,000 है और यहाँ 15, तो ये 10 और 15 तो मेरे पास 25,000 के गुड्स चले गए। तो स्टॉक में से मैं कितना लेस करने वाली हूँ 25,000, क्योंकि जो भी गुड्स गई हैं उसकी कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं ना, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर स्टॉक में से 25,000 के गुड्स मेरे पास से चले गई हैं, तो मैंने यहाँ पर लेस कर दिया। ठीक है, अब कुछ कैश पे बेची हैं, कुछ क्रेडिट पे बेची हैं, लेकिन मैंने 20% प्रॉफिट अर्न करके बेची हैं। तो जो कैश वाली है वो देखते हैं। तो कैश वाली मैंने कितने की बेची होंगी, 10,000 में सबको आता ही होगा 20% कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, पता ही है आपको, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल थिंग। अब इतना हम नहीं करेंगे इतने बड़े लेवल पे। तो 10,000 का 10% हमेशा क्या होगा 1,000, एक जीरो काट दो तो आपके पास 10% आ जाता है, तो 20% उसका ट्वाइस हो जाएगा। या जिसको नहीं समझ में आया तो वो उसको निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट था क्योंकि उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो दैट इज़ 2,000 रुपीज़। ठीक है, तो 10,000 का 10% 1,000 और 20% हो गया 2,000, तो दैट इज़ द प्रॉफिट। और उसने फिर सेल कितने की होगी ये वाली गुड्स, उसने 12,000 की सेल की होंगी। ठीक है, और जो उसने क्रेडिट पे सेल की है वो 15,000 की, ऐसे ही 15,000 पे उसने 20% प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, 15,000 का 10% 1,500, तो 20% कितना हो गया 3,000, नहीं तो आप ऐसे करके देख लीजिए। ठीक है, तो 3,000 आएगा, ऐसे में प्रॉफिट होगा। तो ये हमने 3,000 प्रॉफिट पे बेचा, तो ये मेरे पास 18,000 रुपीज़ की मैंने उसको बेच दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने जब कैश पे सेल की तो मेरे पास कैश कितना इंक्रीज़ हुआ 12,000। ठीक है, तो मेरा कैश कितना इंक्रीज़ हुआ है 12,000। ठीक है, और मैंने क्रेडिट पे जो सेल की उससे मेरे क्रेडिट सेल में हमेशा क्या इंक्रीज़ होते हैं, आपके डेटर्स इंक्रीज़ होते हैं। तो मेरे डेटर्स कितने इंक्रीज़ हुए हैं, दैट इज़ ऑफ 18,000 के। ये चीज़ समझ में आ रही है। और मैंने आपको कहा था किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल में एडजस्ट होता है। यहाँ पर मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है 2,000 मैंने यहाँ पर अर्न किया, 3,000 मैंने यहाँ पे अर्न किया, तो टोटल मैंने 5,000 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट को अर्न किया। और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है कैपिटल में ऐड होता है। कितना कैपिटल में ऐड होगा 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट पड़ेंगे मेरी एक ट्रांजेक्शन के। ठीक है, तो अब इसी को मैं करती हूँ। स्टॉक तो मैंने 25,000 लेस कर लिया था, कैश में मेरे पास कितना आया है 12,000, मैं इसमें ऐड कर लूँगी। फिर उसके बाद मैंने क्या करना है, डेटर्स पे मेरे 18,000 इंक्रीज़ हुए क्योंकि मैंने क्रेडिट सेल किया था, तो डेटर्स मेरे कितने हो गए 18,000 के इंक्रीज़ हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, कैपिटल में मैंने 5,000 प्लस करना है क्योंकि मुझे फ़ायदा हुआ था, तो मैंने कैपिटल में 5,000 क्या कर दिया प्लस कर दिया। और इस तरह से मेरे न्यू इक्वेशन आ गई, that is 92,000 plus 25,000 plus 18,000 equal 30,000 plus 105, 1,05,000. That is my new equation and question is finished है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ समझने वाली थी वो मेरी थर्ड ट्रांजैक्शन थी, जिसको हमने थोड़ा सा टिपिकल वे में आया तो उसको हमने सोल्व किया। ठीक है, एक बार फिर समझ लेंगे, बाकी जिसको समझ में आ गया उसके लिए वीडियो यहीं पर ही एंड है। और अगर जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से समझेंगे। उसने कहा था सोल्ड गुड्स फॉर कैश जिसकी कॉस्ट थी 10,000 और क्रेडिट पे उसने जो बेची है उसकी कॉस्ट थी 15,000, तो टोटल स्टॉक जो मेरे पास था दैट इज़ फॉर 25,000 के लिए चला गया। ठीक है, तो 25,000 का मेरे पास से स्टॉक क्या हो गया चला गया है, तो मैं स्टॉक में से माइनस करूँगी 25,000। लेकिन अब उसने प्रॉफिट पे बेचा है, कितनी प्रॉफिट पे 10% पे, कॉस्ट मेरी ये रही। ठीक है, मैंने दोनों को अलग अलग लिख लिया। और उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो मतलब उसने कितने पे प्रॉफिट पे बेचा होगा 10,000 का 20% 2,000, इसका मतलब 12,000 रुपये की उसने तो कैश पे चीज़ बेची है और 18,000 की उसने क्रेडिट पे बेची है। क्योंकि ये कैश पे बेची है तो 12,000 सेल किया है तो कैश आएगा, तो कैश में तो 12,000 आ जाएगा और 18,000 किस में आ जाएगा हमारे डेटर्स में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर और आपको पता है किसी भी ट्रांजैक्शन में मेनली सेल की ट्रांजैक्शन होती है, उसमें हमें प्रॉफिट और लॉस ज़रूर होता है, तो ये दिमाग में रखना है। तो सेल की ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ है दैट इज़ 5,000, तो मैंने उस 5,000 को क्या किया है कैपिटल में ऐड भी किया है। तो ये सारी चीज़ें मेरी इफेक्ट डालेंगी और मैंने इसको लिख लिया है ऐसे ट्रांजेक्शन में क्या क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, और उसके बाद ये मेरी न्यू इक्वेशन हो गई और ये मेरी थर्ड लास्ट था ट्रांजेक्शन, तो सम इज़ एंड हियर राइट। और कल की जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी उसमें हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे
लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे, रिसीव्ड इन एडवांस इनकम, और दूसरा एक्रूड इनकम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको कल हम करेंगे और साथ में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।